मॉर्निंग क्लास 7 शुरू करेंगे। आज हमारा न्यू चैप्टर है हिस्ट्री में द सुल्तान ऑफ दिल्ली। तो यहाँ इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि दिल्ली सल्तनत शुरुआत किसने की थी, स्लेव डायनेस्टी क्यों कहा जाता है, और उसके बाद खिलजी डायनेस्टी आए, तुगलक डायनेस्टी आए और उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसी थी, फिर ये डिक्लाइन कैसे हुई, ये ख़त्म कैसे हुई ये डायनेस्टी। तो इसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे। नाउ अब ये देखो, फर्स्ट स्टेप में क्या बताया जा रहा है कि रज़िया सुल्तान वॉज द फर्स्ट वुमेन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में जब स्टार्टिंग हुई थी तो उसमें से एक रूलर थी जहाँ पे उसका नाम लेडी थी रज़िया सुल्तान। ठीक है, उसको सुल्तान इसलिए कहा गया बिकॉज शी वॉज जो रूलर किंग उसे बनाया गया था, और उसके पापा ने उसे कहा था क्योंकि उसके जितने ब्रदर्स थे उस ब्रदर्स के अंदर सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड वो थी। साथ साथ क्रॉनिकल जो थे मीनारुज सिराज ने भी ये डिक्लेयर किया था कि उससे ज़्यादा लायक और कोई नहीं था। उसके भाई जितने सारे थे उससे ज़्यादा वो लायक थी, लेकिन शी वॉज फेस अ वेरी हार्डशिप। लेकिन फिर भी उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी उनके पिता के बाद, ताकि उसकी जो पिता की जो इच्छा थी कि वो खुद राजा बने, तो उन्होंने लड़ाई लड़ी अपने भाइयों के साथ और उसके बाद जाके वो वहाँ पे रूल कर पाई थी। ठीक है, तो ये तो ऐसे फैक्ट था। अभी हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर ना। ड्यूरिंग द ईयर, अब दिल्ली सल्तनत का पीरियड शुरू होता है 1206, ठीक है, टू 1526 तक ये लंबा पीरियड चलता है। अ सीरीज ऑफ रूलर्स, इसमें बीच में बहुत सारे रूलर्स आएंगे हु असेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली, अलग अलग डायनेस्टी आएंगे और अलग अलग उस समय में लोग रूल करते हैं। रिमेन सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी इन इंडिया, जो वहाँ पे इंडिया के अंदर पूरा कंट्रोल किया, उन्होंने रूल किया। दिस रूलर्स कॉल देमसेल्फ एज सुल्तान, इन्होंने अपने आप को सुल्तान, दैट वाज अ किंग, एंड दिल्ली वाज देयर कैपिटल, और दिल्ली को उन्होंने क्या बनाया, उनका अपना कैपिटल बनाया। देयरफॉर 1206 to 1526 इज कंसिडर्ड एज अ पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो इसी तरह से ये लंबा पीरियड जो है इसे कहा जाता है द पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत। अब सोर्सेज हमें पता कहाँ से चला, तो बिसाइड इंस्क्रिप्शंस जो मिली, लिखी हुई कॉइन्स मिली, मोनूमेंट्स जो बनाया था इन लोगों ने, उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंटेशंस, क्योंकि बहुत सारे जो ट्रैवलर्स इंडिया से जो बाहर से आए थे उन्होंने बुक्स लिखी थी, उनके बुक्स के अकॉर्डिंग हमें पता चला इनके बारे में। तो जैसे दीज रिकॉर्ड्स वे आर नोन एज, दैट वाज तवारिक, प्लूरल ऑफ तारिक। तवारिक जो थे बहुत सारे रिकॉर्ड्स बुक्स, उसके थ्रू हमें पता चला। एंड कुछ पर्शियंस में लिखे गए थे। द ऑफिशियल लैंग्वेज इन दिल्ली में जो लैंग्वेज यूज़ किया जाता था वो पर्शियन लैंग्वेज था। तो इसी तरह से वो ऑफिशियल लैंग्वेज होता था उस समय ना। तवारिक वे आर रिटन बाय लर्नड मैन, ये कौन लिखता था, जो लर्नड मैन थे, मतलब जिन्हें लिखना पढ़ना आता था। दैट इंक्लूडेड, वो क्या क्या लिखते थे, पोएट्स, कोर्ट्रेसेस, राजा के बारे में, उनके महल में क्या, सेक्रेटरीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टर्स, इस तरह से सब चीज़ों के बारे में ना। अकॉर्डिंग टू फॉरेन ट्रैवलर्स, जो भी उस समय उनके राज्य में आए थे उस समय, जैसे सच एज मोरक्कन ट्रैवलर्स इंडिया के अंदर आए थे उनके दिल्ली सल्तनत में, इबन बतूता वे ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सोर्स टू रिकन्स्ट्रक्ट। तो इनके थ्रू भी बहुत कुछ, इबन बतूता जब इंडिया से वापस गए तो उन्होंने दिल्ली सल्तनत में रूलर कैसे थे, क्या कर रहे थे, उन्होंने सब कुछ लिखा अपनी बुक में। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ द दिल्ली सल्तनत। हिज वर्क मेंशन मोहम्मद बिन तुगलक डिसीजन टू शिफ्ट द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद एंड द एलेबोरेट प्रिपरेशन मेड फॉर द शिफ्टिंग। इन्होंने अपनी बुक में मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में डिटेल्स में लिखा कि इन्होंने किस तरह से दिल्ली जो कैपिटल हुआ करता था, दिल्ली से इन्होंने अपनी कैपिटल दौलताबाद शिफ्ट कर दी, और उसको शिफ्ट करने में कितना लंबा समय लगा, कितना प्रिपरेशन करना पड़ा, क्योंकि एक महल, एक पूरा शहर छोड़ के दूसरी शहर बनाना, ये बहुत लंबा प्रोसेस था। तो ये चीज़ें उन्होंने अपनी बुक में लिखी, इबन बतूता ने। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं स्लेव डायनेस्टी। दिल्ली सल्तनत को स्लेव डायनेस्टी क्यों कहा जाता है, क्योंकि मोहम्मद गौरी जब इंडिया आए थे, इन्वेड किया था और इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ाई की थी।
ठीक है। तो यहाँ पे आगे यहाँ पे देखते बुक में क्या बता रहे हैं आपको, उसके बाद फिर मैं डिटेल्स में बताऊँगी कि सिंस मोहम्मद गौरी पासेस अवे 1206 एंड सिंस मोहम्मद गौरी हैड नो लीगल हेयर्स, उनका कोई भी अपना बच्चा नहीं था, हिज टेरिटरीज वे डिवाइडेड अमंग हिज टर्किश स्लेव्स। Now Qutbuddin Aibak was also slaves of Muhammad Ghori and was given the territory of Delhi. He founded the Mamluk dynasty and which was also known as a slave dynasty. तो यहाँ पे जो कहा गया, उससे पहले हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है कि जब ये शुरुआत हुई 1206 दिल्ली सल्तनत, क्योंकि मोहम्मद गौरी जब इंडिया में इन्वेट करने आए थे, बहुत बार इन्वेट किया, लेकिन जब वो वापस गए तो वापस जाते समय ये राज्य, क्योंकि उनका मेन मकसद नहीं उनका था कि वो इंडिया में रूल करें, उनका था कि वो इंडिया को, उन्होंने सिर्फ इंडिया को इन्वेट किया था लूटने के लिए, पैसे के लिए, वेल्थ के लिए। तो जाते समय उन्होंने अपने स्लेव्स, बहुत सारे स्लेव्स थे, तो उनमें से एक कुतुबुद्दीन ऐबक, तो जैसे कहा गया उनका कोई बेटा नहीं था कि उनके इतना बड़ा राज्य, इतना बड़ा जो एरिया, उन्होंने अलग अलग जगह में, इंडिया के अलावा भी बहुत अलग अलग एरिया में इनका राज्य था। तो इस सारे राज्य को कैसे, किसको देंगे, तो उन्होंने अपने स्लेव्स में बांट दिया। तो उनमें से एक जो स्लेव था मोहम्मद बिन ऐबक, और इसी तरह से मोहम्मद बिन ऐबक ने अपना डायनेस्टी शुरू किया दिल्ली में, जिसका नाम ममलक मीन्स स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, ममलक मीन्स स्लेव होता है। तो इसी तरह से स्लेव डायनेस्टी शुरुआत हुई, और जिससे हम दिल्ली सल्तनत के नाम से भी जानते हैं। ममलक वॉज एन अरबिक, देखो यहाँ पे मीनिंग बता ही दिया है कि ममलक वॉज एन अरबिक टर्म वॉज यूज फॉर स्लेव्स, के लिए यूज़ किया जाता था। अब आता है डू यू नो में क्या लिखा गया, देख लो। फ्रॉम द 11th century onward, Sultan was used as a title for Muslim sovereign rulers. Mahmud of Ghazni was the first Muslim ruler who was referred to as Sultan. तो इसी तरह से कहा गया मुस्लिम जो भी रूलर्स थे उन्हें कहा गया 11th century के बाद से ही सुल्तान के नाम से बोलना शुरू किया। और सबसे पहले शुरुआत किसका हुआ था, महमूद ऑफ गजनी, उनका शुरुआत हुआ था। फिर अब आता कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत जब की सल्तनत में रूल करना इंडिया के अंदर, तो वह मोहम्मद गौरी लेफ्ट फॉर हिज होम, जब वो अपने घर चले गए, होमलैंड चले गए, ही प्लेस दिल्ली एंड हिज एडजस्टमेंट टेरिटरी इन द हैंड ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में दे के चले गए। ही हैड कैप्चर्ड मेनी राजपूत किंगडम्स, उन्होंने कौन कौन से एरिया कैप्चर किया था, किंगडम राजपूत का एरिया, फिर टर्किश वाले एरिया में, डोब्स वाले एरिया में पूरा। बट बिफोर ही कुड कॉन्सुलेट हिज एम्पायर, कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड इन एन एक्सीडेंट। तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक को ये देख के गए तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी सोचा कि चलो और भी राज्य को बढ़ा ले। तो उन्होंने क्या किया कि राजपूत वाला एरिया जो उनको उसने मर्ज किया, कैप्चर किया, उनके साथ लड़ाई लड़ने के बाद फिर टर्किश वाला एरिया को भी उसने अपने डोज में, दैट इज़ नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया, दैट इज़ पंजाब, हरियाणा, पाकिस्तान जो अभी करंटली हमारा वो, फिर अफ़गानिस्तान, वो सारा एरिया डोब्स कैसे कहते हैं, लैंड बिटवीन द रिवर्स। ठीक है, जो लैंड होती है ज़मीन किसके बीच में होती है, रिवर्स के बीच में होती है, रिवर्स साइड रिवर्स चारों तरफ होती है, बीच में ज़मीन होती है, तो उसको डोब्स कहते हैं। और लेकिन उनका जो सपना था लेकिन कि और बड़े राज्य को और बड़ा करना, इन सबको मिलाना, लेकिन उससे पहले ही डाइड, कोई एक्सीडेंट के कारण कहा गया ये मारे गए। Now, कुतुबुद्दीन ऐबक हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज एन एबल एंड जनरस रूलर, कि अच्छे लायक थे, जिसके कारण उसको मोहम्मद गौरी ने उसको ये पूरा राज्य दे के गए थे। Though the short span of 4 years was not enough to develop a well-defined administrative structure, he thought of the welfare of his subject। 4 years ही रूल किया था, और इस 4 years में उन्होंने अच्छा काम किया था और अपने प्रजा के लिए भी सोचा था कि उनके लिए अच्छा करना है। बट वो उसका लाइफ पीरियड कितना था, 4 years ही था। फॉर हिज जेनरसिटीज़ एंड बेनेवोलेंस ऐबक वॉज नोन एज लक बख्श। उनकी कहा जाता है कि लोग जैसे कि अगर कोई भी मदद मांगने उनके पास जाता था तो उन्हें वो मना नहीं करते थे, कि अगर किसी ने कुछ थोड़ा पैसा मांगा तो उनको लाख रुपए से कम नहीं देते थे। तो इसके लिए उसको उनका नाम मिल पड़ गया था, उनको लोगों ने नाम दे दिया था लख बख्श। मतलब जब भी कुछ बख्शिश किसी को देना है किसी को, तो लाख रुपए से कम नहीं देते थे, इसीलिए। फिर उनके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उनके
जो कहा गया हिज सन बिकम द सुल्तान ऑफ फॉर अ ब्रीफ पीरियड, कुछ थोड़े से समय के लिए उनके बेटे ने रूल करना शुरू किया, लेकिन हावेवर ही वॉज सून रिप्लेस्ड, लेकिन वो सही रूल नहीं कर पाए और उनको हटाया किसने? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश कौन थे? उनके दामाद थे, ठीक है, द सन इन लॉ ऑफ आइबक, हु वॉज एन एफिशिएंट कॉन्करर एंड रूलर, जो बहुत लायक थे और उन्होंने बहुत सारे राज्य, जो उसके मतलब फादर इन लॉ, उनके ससुर जी का जो सपना था कि अपना राज्य बड़ा करना है, वो उन्होंने पूरा किया। कहा गया ड्यूरिंग हिज रीजन्स द पावर ऑफ दिल्ली सल्तनत बिकम टू बी कंसोलिडेटेड, बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया था। इनफैक्ट मैनी हिस्टोरियंस रिगार्डेड इल्तुतमिश टू बी द फर्स्ट रियल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। और अगर देखा जाए हिस्ट्री में, अगर हम पीछे जाते हैं, जो हिस्टोरियंस हैं उनका मानना है कि रियल में देखा जाए, रियल में अगर कोई रूलर है दिल्ली सल्तनत का, तो पहला रूलर होता है वो इल्तुतमिश, क्योंकि उन्होंने जो है सही से रूल करना शुरू किया था। सून आफ्टर हिज ascent to the throne, Iltutmish faced several challenges which he handled with prudence and stabilized the empire while securing his own position. तो जब वो राजा बने तो आसपास के जो लोग थे जो उनको पसंद नहीं करते थे, बहुत सारे राज्य थे जो उनके साथ लड़ाई लड़नी पड़ी, उन सबको उन्होंने अच्छे से चैलेंज का एक्सेप्ट किया, उन्हें अच्छे से हैंडल किया और बाद में सबको शांत करके पूरा राज्य संभाला और धीरे धीरे राज्य को बड़ा भी किया। लाइक आइबक, इल्तुतमिश वॉज ऑल्सो अ स्लेव इन हिज अर्ली लाइफ। तो कहा जाता है कि आइबक के जैसे ही इल्तुतमिश भी अपने अर्ली लाइफ में, मतलब बहुत ही उम्र में जब वो छोटे थे तो वो भी स्लेव्स थे। ही बिगन टू बी बिलोंग्स टू बी इल्बरी ट्राइब्स से बिलोंग करते थे, इल्बरी ट्राइब से। द आमिर, दैट इज नोबल पीपल, द रिच पीपल टर्किस के ऑफ दिल्ली ऑब्जेक्टेड टू हिज असेंडेड टू द थ्रोन। जो दिल्ली सल्तनत में जो नोबल्स थे तो उन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि टर्किस को, इल्तुतमिश को जो है वो राजा नहीं बनाना चाहते, राजा नहीं देखना चाहते, और वो चाहते थे कि इल्तुतमिश को उससे हटा दिया जाए, क्रश कर दिया जाए, और इसके लिए उनके पीछे षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। आफ्टर सक्सेडिंग अगेंस्ट हिज एनिमी, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत कोशिश की अपने दुश्मनों को हराने की। इल्तुतमिश इंगेज हिमसेल्फ इन अ सीरीज ऑफ कॉन्क्वेस्ट, उन्होंने बहुत सी लड़ाई लड़ी। एंड ही डिफीटेड द रूलर ऑफ रणथंबोर, वहाँ पे लड़ा, जालोर, अजमेर, संभर, ग्वालियर, मालवा, उज्जैन, कन्नौज एंड वाराणसी, इन्होंने सभी को एनेक्स किया, मतलब अपने कब्जा किया और अपने राज्य में मिलाया, तो इनका राज्य जो था बहुत बड़ा हो गया। एज अ रिजल्ट मोस्ट ऑफ द नॉर्थन इंडिया केम, ये देखो इस तरह से दिख रहा है कितना बड़ा एरिया इन्होंने धीरे धीरे मर्ज किया, ठीक है। नॉर्थन इंडिया केम अंडर हिज कंट्रोल, उनके अंडर में आ गया। एंड द टेरिटरी ऑफ द दिल्ली सल्तनत वॉज एक्सटेंडेड अप टू द नर्मदा रिवर, और नर्मदा रिवर तक उनका राज्य बढ़ गया। नर्मदा रिवर जो है एक्चुअली यहाँ से फ्लो होती है, ये रहा, तो ये रहा इसका नर्मदा रिवर के नीचे तक आ चुका था, ये इसी तरह से कहा गया, ठीक है। नाउ इल्तुतमिश सेव्ड इंडिया फ्रॉम ए पॉसिबल मंगोल अटैक्स। अब यहाँ से जो वो तो रूल कर रहे थे, लेकिन बार बार बाहर से जो थे, बाहर से कहाँ से, मतलब देखो यहाँ पे लिखा ना मंगोल्स, इस साइड से नॉर्थ वेस्टर्न साइड से मंगोल्स बार बार इंडिया में एंटर करना चाह रहे थे। तो इल्तुतमिश ने बहुत बार उनसे लड़ाई लड़ी और उन्हें यहाँ से हरा के वापस भेजा। नाउ व्हेन चंगेज़ खान अटैक पर्शियन प्रेजेंट ईरान, जब चंगेज़ खान ने ईरान पे अटैक किया था, द शाह ऑफ पर्शियन fled his kingdom and appealed to Iltutmish for shelter, which the latter refused। तो कहा गया कि जब चंगेज़ खान ने अटैक किया पर्शियन के ऊपर, ईरान के ऊपर, तो ईरान का जो रूलर था शाह, ठीक है, उन्होंने इल्तुतमिश से कहा कि उसको मदद कर दे और उसके राज्य में उसको शरण दे दे, लेकिन इल्तुतमिश ने उसके मना कर दिया। क्यों? क्योंकि इल्तुतमिश नहीं चाहता था
कि वो चंगेज़ खान का दुश्मन बन जाए, क्योंकि अगर वो दैट वाज शाह को अगर अपने चरण में रखता, अपने राज्य में रखता है, तो कहीं ना कहीं चंगेज़ खान की नज़र में वो भी दुश्मन बन जाता। तो इसलिए चंगेज़ खान जो है उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो द आर्मी ऑफ चंगेज़ खान come up to the northwestern border of the India in pursuit of the Shah of Persia, but left without launching an attack to India। तो इसी तरह से कहा गया कि शाह के खोज में चंगेज़ खान नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट इंडिया के बॉर्डर तक आ चुका था, लेकिन उसने इंडिया में अटैक किया नहीं, अंदर नहीं आया, वो वापस चला गया। अगर चंगेज़ खान अगर कहीं इल्तुतमिश ने मदद की होती तो ज़रूर इंडिया के अंदर अटैक करने के लिए वो इंडिया आ जाता। ठीक है, अब आता है उसके बाद। तो इल्तुतमिश की जो बेटी थी वो रज़िया सुल्तान थी। इल्तुतमिश के बेटे थे, रज़िया के खुद के जो अपने भाई नहीं थे, उनके स्टेप ब्रदर थे। ठीक है, तो स्टेप ब्रदर जो थे वो बहुत प्रॉब्लमेटिक थे। इल्तुतमिश नॉमिनेट किया अपनी बेटी रज़िया सुल्तान को एज अ रूलर, एज ए सक्सेसर, एज ही फाउंड हिज सन टू बी वीक एंड इनकॉम्पिटेंट, कि उनका बेटा जो था वो कमज़ोर था, वो लायक नहीं था कि वो राज्य को रूल कर सके, संभाल सके। लेकिन रज़िया जो थी वो लायक थी, रूलर्स, एंड वॉज शॉर्ट एंड फ्रॉड विद चैलेंजेस। वो कोई भी चैलेंज को एक्सेप्ट करके आराम से जीत सकती थी और उसकी नॉलेज बहुत थी। नाइदर द नोबल्स इन द कोर्ट नॉर द प्रोविंसेस गवर्नर्स वेर रेडी टू टेक ऑर्डर फ्रॉम अ वुमेन। लेकिन मुश्किल ये थी कि कोई भी वहाँ पे जो भी नोबल्स थे, जो मिनिस्टर्स थे, जो भी, वो कोई भी किसी उनको पसंद नहीं था कि एक लेडी जो है उनको रूल करे उनके ऊपर। और उन लोगों ने उनके पीछे जो थे षड्यंत्र करना शुरू कर दिया कि रज़िया को कैसे हटाया जाए इस राज्य से। ऑल्दो रज़िया वॉज सक्सेसफुल टू अ सर्टेन एक्सटेंट इन सप्रेसिंग द रिवोल्ट ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नर, बट शी फेल्ड टू मैनेज द सिचुएशन एंड वॉज फाइनली इम्प्रिजन्ड। उसने बहुत कोशिश की कि अपने षड्यंत्र को, जितने सारे थे, अपने दुश्मन को हराए। उसने बहुत बार कोशिश की और हराया भी, लेकिन सिचुएशन जो था बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल जब चला गया, लास्ट में इसे बंदी बना दिया गया। ठीक है, देन शी टूक अ बोल्ड स्टेप टू विन ओवर द रिबल्स एंड शी मैरिड। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ अलग स्टेप उठाया कि जो एक अच्छा उनको एक चाहिए था कि जो उसको सपोर्ट कर सके। तो उन्होंने शादी की किसके साथ, अ लीडर रिबल्स, जिसको अपना बदला लेने के लिए, अल्तुनिया, ये बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग पर्सन था, उसके साथ उन्होंने शादी की। हाउएवर दिस डिड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। लेकिन बाद में देखा गया इनसे शादी करने के बाद भी इनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई और रज़िया और अल्तुनी दोनों को ही, जो भी थे नोबल्स, जो मिनिस्टर्स थे, उनके थ्रू, उनके भाइयों के ज़रिए, उनके भाइयों की मर्ज़ी से इन दोनों को मार दिया गया। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे नसरुद्दीन मोहम्मद, दैट इज़ रज़िया का भाई जो था, उन्होंने शुरुआत की रूल करना रज़िया के बाद। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसको आप अच्छे से समझें, रीडिंग करें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। हिस्ट्री ये वाला ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर।